नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और चार्ट के जरिए हम लोग समझेंगे। और इस बार जो ना दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। इक्विटी मार्केट के अलावा आप देखेंगे क्रूड ऑयल में क्लोजिंग बेसिस पे 110 12 15 के ऊपर जाके बंद हुआ। बॉन्ड यील्ड में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। करेंसी में बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, और सिर्फ हमारी नहीं, जापान की, यूएस की भी। तो काफी कुछ इस हफ्ते मैक्रो में चेंज आया है। उसको भी हम चार्ट के ज़रिए कैप्चर करने की कोशिश करेंगे कि आगे का रास्ता किस तरह दिख रहा है। तो हमेशा की तरह सरवेन जी के साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या-क्या होना। सरवेन जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीक था, और इस पिछले वीक में इतनी सारी खबरें थी। यूएस के भी बहुत सारे डेटा नंबर आए, बड़ी-बड़ी कंपनियों के आए। हमारे यहाँ एग्ज़िट पोल भी आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। और अगला हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। युद्ध के फ्रंट में कुछ भी नहीं हुआ है, डेवलपमेंट एज़ इट इज़ वहाँ पे भी चल रहा है। तो सरवीन जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और तस्वीर बदल गई है बहुत काफ़ी। क्या ओवरऑल क्या लग रहा है? ब्रीफली बताइए। बदल नहीं रही है, तस्वीर तो वही है। मैं एक्चुअली आज का थीम यही लेके आना चाह रहा हूँ कि जो आपकी लार्जर तस्वीर है, अगर वो बनी हुँ, हुई है और उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे मेरे लार्जर सेटअप में, तो मैं उस तस्वीर को ही कंटिन्यू रखूँगा। और एक्चुअली उस तस्वीर के डायरेक्शन में इस हफ्ते बहुत सारे सिग्नल आ गए हैं, तो मैं लोगों को आगाह कर दूँ इसलिए टी-शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है। जिसने नोट किया है ठीक है, नहीं तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि 3 हफ्ते से आपकी नानी याद आ गई। 24-300 24-500 पे सारे फॉलोअर्स को सुनना है। लोग बार-बार मुझे उसी को टैग कर रहे हैं कि मेरी एक लाइन निकल गई थी उस दिन, और हम तो क्या यूपी वाले हैं, तो वो नानी याद आ गई। तो 24-300 24-500 पे लिटरली 3-4 हफ्ते से आपकी नानी याद आ गई है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसमें जाके आप बार-बार अटक रहे हैं, बार-बार अटक रहे हैं। तो ये अपने आप में ये जता रहा है कि भैया वहाँ पे बेयर्स अपनी टेरिटरी को गार्ड करके बैठे हैं, और बेयर्स आर इन फॉर द गेम। और वो अब बेयर्स ने अपना गेम डाउन कर दिया है। कहाँ 26-300 बेचते थे, अब हुँ। कहाँ 24-300 पे भी दबा के बेच रहे हैं और खड़े हैं कि नहीं साहब, इसको भी हम डिफेंड करेंगे। तो जैसे बेयर्स धीमे-धीमे आपकी टेरिटरी में घुस के बुल्स की टेरिटरी पे कब्जा करते जा रहे हैं। मतलब जैसे एक राजा दूसरे राजा की टेरिटरी में धीमे-धीमे एक-एक गाँव लेता है, तो हुँ। वैसे बेयर्स बुल की टेरिटरी में अंदर आ रहे हैं। और मुझे अब लग रहा है कि 25-25 100 निकालना भी अगर लार्जर व्यू में मुश्किल हो जाएगा। 24-500 24-600 की लड़ाई लड़ी गई एक बार, लास्ट 2 हफ्ते में नहीं जीत पाए। तो हुँ। अपर ट्रैक्शन में आप 24-600 700 वहाँ अटक रहे हैं। 24-500 के ऊपर बंद नहीं आ रहा, 24-300 के ऊपर बंद नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक रेंज है लार्जर, एक 200-250 पॉइंट की आप एक रेंज 1% की लेके चलेंगे। और बेयर्स जैसे मैंने बोला ना, दे आर रेडी टू गो लोअर एंड डिफेंड। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, और बहुत सटल-सटल सिग्नल ऐसे आए हैं, जहाँ समझ में आ रहा है कि विरोधाभास खड़े हो गए हैं, इंडाइसेस साथ में नहीं चल रहे हैं, और निफ्टी लैग करने लगा है निफ्टी 100 इक्वल वेट को। तो वो हम आगे चल के देखेंगे। जी। 2 चीज़ें बहुत लास्ट टू लास्ट 2-3 हफ्तों से थी। एक तो ये कि 24-300 पार करने में नानी याद आ जाएगी। इस पर बहुत लोग तफरीह ले रहे थे हम लोगों की। और दूसरा जी, ड्राई पाउडर पे, कि जी, ड्राई पाउडर खत्म हो रहा है। मैं बता दूँ कि 70,000 करोड़ की सेलिंग की है एफआईआईज़ ने, और डीआईज़ केवल 51,000 करोड़ खरीद पाए हैं। तो ड्राई पाउडर वाला भी मामला ठीक-ठाक था नहीं। तो ये दोनों जी, चीज़ें बहुत ही वायरल थी, लोगों ने बहुत कमेंट किया। और हमें अच्छा जी। लगता है जब आप इस तरह के कमेंट करते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं अपने चार्ट पर। ये है भाई निफ्टी का चार्ट, 23,997। वाक़ई 24,300 पार करने में नानी याद आ गई है। वीकली बेसिस पे हालाँकि बहुत कम, 200 पॉइंट ही कमज़ोर आपको दिख रहा है। लेकिन वो बेंचमार्क जो है ना, उसको तोड़ नहीं पा रहा, ट्रैजेक्टरी बदल नहीं पा रही। अभी क्या दिख रहा है चार्ट पे? जैसे मैंने बोला, इस हफ्ते की थीम तो यही पकड़ के चलें कि जो आपकी लार्जर पिक्चर चल रही है, और जब उसमें सेंध नहीं लग रही है, एक लार्जर आपकी जो सोच है उसके अंदर कोई आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या आपका किसी लेवल को ब्रीच नहीं कर रहा है बाजार, और आपको लग रहा है कि लार्जर पिक्चर वही जो सोची हुई है वो इंटैक्ट है, तो मैं क्यों चेंज करूं? मतलब कहने का हुँ। मतलब है, जो जो विनिंग पार्टी है वो बैकफुट पे क्यों जाएगी? वो तो आपको अभी 24 पहले 26-300 पे घेरा था, और अभी तो आपको 24-500 पे घेर लिया है। आप 24-500 ही पे तड़पने लगे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये मैंने 2 ढाई हफ्ते दिए थे। लोग कहते हैं ना कि अब टाइम, हम 2 हफ्ते वेट एंड वॉच में थे, उसके बाद हमने वापस स्टांस फिर से बेरिश किया है कि भई हम 2 हफ्ते हमने टाइम दिया बाजार को। बुल्स को दिया ना टाइम, बेनिफिट ऑफ डाउट जिसको बोलते हैं ना, जब सुनवाई होती है कोर्ट में, तो दोनों पार्टियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। भाई आप अपना पक्ष रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। अब 3 हफ्ते हो गए हैं, कुछ कर तो नहीं पाए यहाँ पे बुल्स। अगर अगला हफ्ता करेंगे तब की तब सोचेंगे। फिलहाल तो वी आर स्टिकिंग टू द लार्जर
पिक्चर कि अब बेयर्स लोअर लेवल पे भी डिफेंड करना शुरू कर गए हैं। बहुत सारे जो आपने वॉर के टाइम पे बेरिश गैप छोड़े थे, वो भर नहीं पा रहा है बाजार। पुलबैक्स में मोमेंटम का लॉस है। तो ये जो पुलबैक चला, इसमें शेयर मोमेंटम लॉस है और मेरे कुछ प्रोप्राइटरी इंडिकेटर्स हैं मोमेंटम के, जो ऑटोमेटिकली सेल में भी जा चुके हैं। हम्म। मतलब वो अपने सिग्नल्स उनके, जिनको बोलते हैं ना एक्सेल साइड के सिग्नल भी आ गए हैं। एक तो सेल वर्ड बोलना भी बहुत मुश्किल काम है मीडिया, सोशल मीडिया पे। सो वी आर नॉट सेइंग, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि नेगेटिव क्रॉसओवर आ गए हैं। चलिए लेट्स यूज द वर्ड नेगेटिव। तो वहां नेगेटिव क्रॉसओवर आ गए हैं। बाजार अपने हर्डल्स पे अटका हुआ है, रेजिस्टेंस लाइंस को निकाल नहीं पा रहा है। ये जब सारा समीकरण देखता हूं, ऊपर बेरिश गैप्स लगे हुए हैं और मोमेंटम का लॉस है, तो सारा समीकरण देख के लगता है कि आई गो बैक टू माय लार्जर पिक्चर, कि आप वापस 22-22-300 की तरफ चल पड़ेंगे। ऐसा लग रहा है इन 2 हफ्तों में कि अब आप बहुत ज्यादा 25-25-100 के वो जो गैप एरिया है उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, और रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव हो गया है। तो अगर आप आज 24 पे चल रहे हैं मान लीजिए, तो ऊपर में 1000-1100 पॉइंट, नीचे में आपके पास 2000 पॉइंट के करीब जगह बनती है। 2200 22,000 अगर हम पकड़ते हैं मोटा मोटी, तो रिस्क रिवॉर्ड इन्वर्टेड हो गया। 1000 पॉइंट की अपसाइड मैक्सिमम, वो तो होगी नहीं, वो अलग बात है। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड राउंड नंबर, ऊपर में 25 नहीं जाएगा, नीचे में 22 पहले आएगा, अभी 24 पे। तो 1000 पॉइंट का बेस्ट केस, वर्स्ट केस 2000 पॉइंट्स। तो आरआर नेगेटिव हो गया है मेरे लिए अब। मैं खाली अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे लाने की कोशिश कर रहा था कि 26 से नीचे आ जाए। तो क्योंकि वो हम्म। 1000 पॉइंट नीचे आ गया, तो मेरा आरआर वापस नेगेटिव हो गया। तो मुझे लगता है कि फिर से बेयर्स के पलड़े में बाजार चला गया है, रिस्क रिवॉर्ड नेगेटिव है और रुझान अब नीचे का है, बाजार नीचे की तरफ फिसलेगा। जी। बाजार नीचे की तरफ है। आरआर नया वर्ड है, रिस्क रिवार्ड। आरआर जो है फेवरेबल नहीं है, और जी। निफ्टी अब थोड़ा सा अटकता हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक मुझे भी उम्मीद थी कि शायद अगर एक जोर का झटका लगाए तो क्रॉस कर दे, 1000 पॉइंट की रही रेंज खुले, लेकिन वो खुली नहीं। अब आते हम्म, हैं 500 पे, ये भी वीकली बेसिस पे 127 पॉइंट नीचे है, बाईस छह जी। सौ तिरासी पर है। ये भी बिल्कुल वैसे ही अटकता हुआ दिखा। ये थोड़ा प्योरली इन द शॉर्ट टर्म आप देखें, वैसे तो पहले चला भी कम था, तो बढ़ थोड़ा ज्यादा गया। क्योंकि हुआ क्या, एकदम से मैंने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, सडनली क्या होता है ना, लोग एवरेजिंग करने आ जाते हैं। बाजार गिरा और फिर सबको ये रहता है कि नहीं, बाय ऑन डिक्लाइन। क्योंकि ये आपका एक माइंड की कंडीशनिंग है। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए, एक तो अच्छी बात है, वो आपको सर्वाइवल में फायदा देता है। तो बाय नेचर आप 60-70% पॉजिटिव ही रहते हैं, तो आप ज्यादातर लेने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि थ्योरेटिकली 90-95% लोग खाली बाय करके ही सौदा कर पाते हैं, सेल करना बहुत कम लोगों को आता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या रहा? आपका कोई मिड कैप था या आपका कोई स्टॉक था, आपने 100 में लिया, बाजार के करेक्शन में वो 80 में मिला, 70 में मिला, 60 में मिला। आपने कोशिश किया कि चलो एवरेज कर लेते हैं। पैसा आपके पास थोड़ा फ्रेश आया, इनफ्लोज जो आए, तो वो बाय साइड में ही गए, क्योंकि लोगों ने बोला फ्लोर फ्लोर फ्लोर। हमने भी कहीं बोला 22,000 पे कि रिस्क रिवॉर्ड आरआर अब पॉजिटिव हो गया है, तो थोड़ा बाउंस आएगा 24-24-300 का। तो ठीक है, तो आपने ट्रेडिंग पोजीशन, ट्रेडिंग बेट्स ली। और मैंने इसीलिए लास्ट टाइम आगाह किया था, अगर आपने जो ट्रेडिंग पोजीशंस ली हुई हैं, एटलीस्ट उनमें मुनाफा बांधिए लॉन्ग साइड में। पुराना तो आपका लॉस में है, तो उसको अगर आप लॉस नहीं बांधना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे खड़े रहना है, फाइन। बट जो नया लिया था ना नीचे में एवरेजिंग के हिसाब से, उसमें तो थोड़ा बहुत पैसा सबका बन रहा होगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल बाजार ऊपर है, ब्रेथ पॉजिटिव रही है लास्ट 3-4 हफ्तों में, तो वहां थोड़ा मुनाफा बांधे और निकले। बट यहां देखिए, निफ्टी जो अपने ओवरऑल पिछले ऊपर के बेरिश गैप तक नहीं जा पाया, 25,100 तक, ये हम्म। अपना वो 23,000 वाले गैप एरिया में गया। 2 हफ्ते उसको टटोला, लेकिन दोनों हफ्तों में ना वो गैप नहीं भर पाया। तो बस 15 दिन का टाइम बहुत होता है किसी को मौका देने के लिए। बुल्स को 15 दिन का, 20 दिन का, इनफैक्ट 3 हफ्ते आपको मिले, और आप वो 3 हफ्तों में आप तीनों हफ्ते के अपर रेंजेस उसी गैप एरिया के नीचे की तरफ हैं, आप भर नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि वो गैप अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन या हर्डल का काम करेगा गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 1-2 वीक्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अगले हफ्ते फिर इन्हीं रेंजेस के आसपास नहीं रह सकते, रह सकते हैं। बट अब धीमे-धीमे जितना आप टाइम इसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं, उतना प्रोबेबिलिटी ये बढ़ती जा रही है कि सप्लाई आपको लेनी पड़ रही है। बुल्स माल लिए जा रहे हैं, 3-4 हफ्ते से सप्लाई आती जा रही है। तो प्रेशर अब नीचे का वापस डेवलप हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि कहीं और कुछ 1 आध 2 मार्कर्स हैं, जिनको देख के लग रहा है कि प्रेशर नीचे का डेवलप हो गया है, और वापस से वो जो पलड़ा है ना, वो बेयर्स का भारी हो गया है गए हफ्ते में। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी उतना ऊपर नहीं जा पाया, बैंक निफ्टी 500 ने पुल बैक किया, तो दोनों में फिर से सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, दोनों सिंक्रोनस नहीं है, दोनों में तारतम्य नहीं है। तो जैसे ही इंडाइसेस कम ज्यादा चलने बढ़ने लगते हैं, और चार्ल्स डाउ साहब ने फिर बोला है, बार-बार रिपीट करता हूँ कि एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। तो ये निफ्टी 500, निफ्टी, फिर अभी हम निफ्टी 100 देखेंगे, वो एक दूसरे को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट कन्फर्मिंग द एक्सटेंट ऑफ द राइज। सबका तितर-बितर है, कोई ज्यादा कोई कम, तो मजा नहीं आता। ऐसे मार्केट में रेड फ्लैग बन जाते हैं,
कि बाजार यहां से घूम सकता है, पलट सकता है टू द ऑन गोइंग ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो 3 हफ्ते से ऊपर है, तो वेट ऑफ एविडेंस इज शिफ्टिंग कि दिस ट्रेंड कैन रिवर्स। ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड चली, ये पलटने हम्म। के कगार पे है या पलट गई है, ऐसा मेरा मानना है। चलो भाई, फिर निफ्टी 100 देख लें, इक्वल वेट 100 जी। 33,571 पे है, 350 पॉइंट ये नीचे बंद हुआ है। हम्म। ये भी तारतम्य में नहीं है, टकरा के लौट आया। ये ये तो ग्लेरिंगली ग्लेरिंगली एकदम आपको आंख खुली करके दिखा रहा है कि जब जून जून बोल रहा हूं, जनवरी जनवरी फरवरी हम्म। 2026 में जब निफ्टी वापस 26,300 गया था, उस समय का हाई इसका 34,300 था। ये उस एरिया में पहुंच गया, 34,300 वाले एरिया में। निफ्टी अभी भी वहां से 2000 पॉइंट नीचे है। आप देखिए, 2300 पॉइंट नीचे है निफ्टी वहां से, जहां ये पहुंच गया। तो बिल्कुल विरोधाभास है। मतलब एक बाजार ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे पहुंचा हुआ है, और एक बाजार 52 वीक हाई से तकरीबन 10% नीचे है, लार्जर इंडेक्स। तो मतलब ये सिंक नहीं है। और नॉन सिंकिंग मार्केट हमेशा तकलीफ का कारण होता है 52 वीक हाई पे। और यही नॉन सिंकिंग जब 52 वीक लो पे होगी तो हम तेजी बोलेंगे। कोविड में हमने यही नॉन सिंकिंग मार्केट के ऊपर, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म के ऊपर हमने तेजी बोली थी, क्योंकि वहां पे स्टॉक्स गिरना बंद हो चुके थे और निफ्टी गिरे जा रहा था, और बहुत सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस गिरना बंद हो चुके थे। सो नॉन सिंकिंग मार्केट एट अ 52 वीक हाई इज अ कॉज ऑफ ट्रबल, एंड एट 52 वीक लो इज अ टाइम टू लुक एट द बाय साइड ऑफ द रिस्क रिवॉर्ड। तो यहां मुझे अब डर लगने लगा है कि भाई ऐसा क्या हो गया सेक्टोरियली की निफ्टी 100 भी अच्छा खासा इंडेक्स है। तो ये आपको पिक्चर दिखा रहा है कि भाई ये तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा, लेकिन निफ्टी नहीं पहुंचा, और बहुत नीचे है वहां से। मतलब हम्म। कंपेरेबल लेवल से बहुत नीचे है। मतलब ये पहुंच गया और वो नहीं पहुंचा। तो ये अपने आप में एक विरोधाभास है। ये जो मुझे आज एक सटल सी चीज दिखी ना, मुझे लगा कि भाई यहाँ थोड़ा गड़बड़ है मामला। और सेम निफ्टी 500 ने भी ज्यादा पुल बैक किया है निफ्टी से, गैप एरिया तक गया है। निफ्टी उस गैप एरिया से अभी भी 300 पॉइंट नीचे से ही घूम गया है। सो ये सारे सटल सटल सिग्नल्स देखता हूं, तो मुझे थोड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डरना चाहिए यहाँ से, और ज्यादा बुलिश साइड पे ज्यादा अ, बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। जी। करेक्ट, बुलिश साइड में दे रहना चाहिए, क्योंकि कई सारे जो मैक्रो पिक्चर वाले हैं ना, वो भी दिक्कत दे रहे हैं। अच्छा, ऑटो जो इंडेक्स हम लोग देख रहे हैं वीकली बेसिस पे 80 पॉइंट ऊपर है। अ, जी। अप्रैल के सारे सेल्स नंबर आउट हो गए हैं, जी। और नंबर ठीक हैं, बुरे नहीं हैं। तो हम्म। ऐसा है नहीं कि लोगों को अंदाजा नहीं होता है, जो लोग ट्रैक करते हैं उनको पता होता है। फिर भी अर्निंग बेसिस पे या वीक मंथली नंबर बेसिस पे क्या चार्ट ये शो कर रहा है कि बड़ी तेजी बनेगी या हो गया खेल? ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही स्टोरी है। इसके तो दो बेरिश गैप है, दोनों नहीं भरे, और उसके नीचे से सेलिंग आ रही है। और वो 26,700 वाला लेवल, जो कहीं ये सितंबर 2025 26 में होल्ड 25 में होल्ड करता था, सितंबर अक्टूबर नवंबर में 26,700 का एक फ्लोर बनाया था, उसको वो पर्पल वाली लाइन उसको कहीं होल्ड करता था, उसको फिर एक बार वहां से बाउंस भी आया था, विच वाज आई थिंक अर्ली जनवरी 26 में। और उसके बाद फरवरी में गए। जनवरी फरवरी के हाईज जो इसके लगे वो तकरीबन 28,300 के आसपास के जो इसके हाईज लगे, 28-29 हजार ऑलमोस्ट गया। तो आप देखिए वहां से कितना नीचे है वापस ये। जब ओवरऑल एक ब्रेथ अच्छी थी मार्केट की, और काफी कुछ स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 100 ये सब में अच्छे पुलबैक्स आए, निफ्टी 500, ये इंडेक्स एज अ होल अभी भी आप देख लीजिए, ये भी ऊपर से तकरीबन 10% नीचे ही है। तो और ये लीडर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, 2007 में भी हमने टॉप ऐसे ही कॉल किया था 8 वाला। व्हेन द लीडर ऑफ द बुल मार्केट डज नॉट परफॉर्म इन द पुलबैक, और या उससे पहले दम तोड़ने लगता है, तो अपने आप में वो एक खतरे की घंटी होती है। ये कोविड हाई से ये इंडेक्स 6.5 गुना चला हुआ है। जब निफ्टी कोविड लो से तकरीबन 3 गुना चला, तो ये वहां 3 साढ़े 3 गुना चला, ये 6.5 गुना चला हुआ इंडेक्स है। पूरा जो थीम, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स सिंस कोविड इन द लार्ज कैप स्पेस। हाँ, कि मतलब बड़ी वाली स्पेस में। तो ये अगर अंडर, ये डार्लिंग था। जब पिछले बुल मार्केट का डार्लिंग अंडर परफॉर्म करने लगे, तो वो वापस एक रेड फ्लैग है। तो ये मुझे फिर बता रहा है कि भाई ये तो रेड फ्लैग है। तो फिर मुझे डर ही लग रहा है। और ये आप देखिए, जो नीचे का इसका ब्लू सपोर्ट लाइन थी वो टूट गई है, और वो पर्पल लाइन को निकाल नहीं पा रहा है। दोनों गैप्स, बेरिश गैप्स जो ऊपर छोड़े हैं, वो दोनों इंटैक्ट हैं, उनको भर नहीं पा रहा है। यहाँ पे भी मैंने बोला कि हमने 3 हफ्ते का टाइम दिया था, 2.5-3 हफ्ते का टाइम दिया, ये भी कुछ नहीं कर पाया। तो एक 80 पॉइंट के बुलिश क्लोज से या कुछ से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि ये 4 हफ्ते से
ये चल नहीं पा रहा है 26,700 के ऊपर, 4 हफ्ता मतलब 1 महीना। तो ऑलमोस्ट 1 महीने से चल नहीं पा रहा है, तो ये मुझे तो ये किसी एंगल से फिर तेजी का संकेत नहीं दे रहा है, अनलेस अंटिल वो 4 महीने के हाईज़ निकालने लगे और जिसको हम बोलते हैं 6 मंथ न्यू हाई, 5 मंथ न्यू हाई बाजार रख ले, हम्म। जिसकी उम्मीदें मुझे कम लग रही। मुझे सारा कुछ सेटअप देख के उसकी उम्मीदें कम लग रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरे कुछ प्रोप्राइटरी मोमेंटम सेटअप्स हैं, जिनमें नेगेटिव क्रॉसओवर आए हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ और 70-80% ऑफ द टाइम्स वो मुझे काम करके देते हैं। तो उनके नज़रिए और ये सारा कुछ जो मैंने बोला ना बारीकी से थोड़ा देखता हूँ, तो मुझे डाउ थ्योरी देख के भी ऐसा लगता है कि एवरेजेस आर नॉट कन्फर्मिंग, रेड फ्लैग, डार्लिंग लैगिंग, रेड फ्लैग, मोमेंटम नेगेटिव क्रॉसओवर, रेड फ्लैग। 3-3 रेड फ्लैग मुझे इस गए हफ्ते में ठीक-ठाक मिल गए हैं। तो मुझे हम्म। लग रहा है कि ये बाज़ार का पलड़ा जो है बेयर्स के फेवर ही में था और बेयर्स के फेवर में दोबारा आ रहा है। बेयर्स आर एक्टिव एंड बेयर्स आर रेडी टू शॉर्ट लोअर। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि 10% लोअर भी बेचने को वो रेडी हैं। ऑलरेडी इस साल में इतना बेच चुके हैं। मतलब आई थिंक पहले 3 करेक्ट। महीने 4 महीने में इतना बेच दिया जो पूरा पिछले साल में नहीं बेचा था। ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ गए साल में वो 5 लाख करोड़ था, उसका आधा तो अभी बेच दिया है 4-5 महीनों में। सो व्हिच इज़ डेफिनिटली समथिंग अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। आई डोंट नो उनको ऐसा क्या मालूम है, जो पॉसिबली कहीं हमें नहीं मालूम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़ विल ऑलवेज़ फॉलोज़ प्राइस, बट बेच रहे हैं और उसका एक कारण हमने लास्ट हफ्ते में डिस्कस किया था रूपी। रूपी का बिल्कुल। नहीं रुकना और 95 के ऊपर जाना वो भी एक रेड फ्लैग है इस हफ्ते का, जो लोग समझ नहीं रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे रेड फ्लैग इस हफ्ते आ गए हैं, जहाँ मुझे बिल्कुल कम्फर्ट नहीं है, ज़रा-सा भी ये सोचने का है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। मुझे लगता है ज़्यादा 80% चांस है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से नेगेटिव है। इसमें पता ना दो तीन चीजें मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि जैसे एक तो जी, आपने कहा कि एफआई वाला, एफआई ने मार्च में इतना बेचा कि मतलब हद कर दिया, 1.5 लाख करोड़ बेचा। जी, अप्रैल में भी कम बेचा उन्होंने, आधा, लगभग 70,000 करोड़ का बेचा, लेकिन हमारे डीआईज ने वो मैच भी नहीं कर पाए हूँ, वो 50,000 करोड़ ही खरीद पाए। तो गैप जी, ह्यूज है, नंबर वन। नंबर टू, इस इंडेक्स को देख के ऐसा लगता है कि सेल्स नंबर बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी आए और फंडामेंटल्स ठीक दिखे स्टॉक के तब भी वो परफॉर्म करे। बेस्ट केस एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक। रिजल्ट खराब नहीं आते हैं उसके, धंधा बहुत बढ़िया है, बैंक बहुत बढ़िया है, 5 साल से जीरो रिटर्न पे खड़ा है। तो ये मान लेना कि सेल्स नंबर बहुत अच्छे आ गए हैं अप्रैल के, तो इसलिए ताबड़तोड़ तेजी आएगी, ये एक मिथ है। ये एग्जांपल आपके सामने 10 लार्ज कैप स्टॉक गिन लीजिए आप। तो ये चार्ट आपको ये बार बार इंडिकेट कर रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि ये इतने अच्छे नंबर लगातार दे रहे हो, जीएसटी का फायदा है, तो क्यों नहीं जा रहे हो आप न्यू हाई पे? ये क्वेश्चन एक हमेशा बनता है। और जो आपने कहा रेड फ्लैग की झड़ी लगी हुई थी इस हफ्ते में, आगे भी डिस्कस करेंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट टॉप्स आर मेड ऑन द बेस्ट न्यूज़। तो क्योंकि ग्रीड हाईएस्ट लेवल पे होती है। अच्छा न्यूज़ तो सारे बड़े टॉप आपको अच्छे न्यूज़ पे ही मिलेंगे। कौन से बड़े टॉप पे कोई खराब न्यूज़ रहा है? चाहे आप 2004 लीजिए, 8 लीजिए, 7-8 लीजिए, सबको सब कुछ अच्छा ही लगता था। सारा स्टोरीज़ शाइनिंग था, वर्ल्ड मार्केट ये वो सारा स्टोरी सब शाइनिंग ही था। बट आप जब ग्राउंड लेवल पे उतर के देखते हैं तो वो ग्रिड भी वहाँ पे हाईएस्ट होती है। तो जिसको हम्म। लेना होता है, सबने ले लिया होता है। मतलब आप सोच नहीं सकते लास्ट एक 12-18 महीनों में मतलब 24 के पहले भी और अभी भी, जो भी कॉल करता है वो आप सर बताओ कब लेना है? अरे सब अभी तक किसी ने ये पूछा नहीं, कोई मेरे को फ़ोन करके ये नहीं पूछता है कि सर बताओ बेचना कब है? मतलब इक्का-दुक्का लोग पूछते हैं, बट हम्म। मेजॉरिटी अगर दोस्त लोग फ़ोन करेंगे या कोई भी फ़ोन करेगा, तो सबका यही रहता है अभी क्या लेना है, क्या लेना है, क्या लेना है? अरे भाई, कभी बेचने का भी तो पूछो। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। एवरीबॉडी ओनली वांट्स टू बाय 90-95% पीपल ओनली वांट टू बाय। तो चलिए, हम्म। अगर आप वो बाय वाले अप्रोच के भी बंदे हैं, तो नो प्रॉब्लम। देन कीप इन माइंड कि 2 ढाई साल में एक बार बाजार गिरता है तब लेंगे। हर 2 साल मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेंसेक्स का 44-46 साल का डेटा बोलता है कि हर 2 साल में एवरेज 25-30 तक का गिरता है। 22 में कम गिरा, 24 में कम गिरा, इसका उसमें मैंने ट्वीट भी किया। इसका ये मतलब है कि 26 में गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कम नहीं हुई। क्योंकि आपने हम्म। 22 में एक एवरेज करेक्शन नहीं किया, 16-17% ही किया। 24 में भी आपने एक एवरेज करेक्शन किया, वो एक 18 17-18% 20 किया, 16% किया आपने। तो द प्रोबेबिलिटी दैट यू डू एन एवरेज करेक्शन दिस ईयर इज़ स्लाइटली मोर। 2-2 साल में बाजार करा ही है, ऐसा नहीं है 46 साल में 20-22 साइकिल रहे हैं जिसमें एवरेज 11 11-12 बार जो है 10-11 बार बाजार गिरा ही है, 30% इंडेक्स की बात कर राइट। रहा हूँ। एवरेज 25-30% गिरता है। तो ये अज़्यूम कर लेना कि नहीं होगा,
ये मूर्खता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना रेगुलरली हुआ है और क्योंकि 2 साल से नहीं हुआ एवरेज करेक्शन, ये साल तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्रोबेबिलिटी समझते जो लोग हैं वो समझेंगे, जो चीज़ आप होने की प्रोबेबिलिटी है, उसको आप नहीं करते तो उसकी प्रोबेबिलिटी डे बाय डे बढ़ती है, कम नहीं होती है। तो द एवरी टाइम यू डोंट टेक अ नॉर्मल करेक्शन, द द थिंग दैट यू विल गेट अबव नॉर्मल करेक्शन इज इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है नेगेटिव सरप्राइज की। तो तालिब साहब जो बोलते हैं ना वो सिक्स सिग्मा इवेंट और ब्लैक स्वान, वैसा इवेंट मुझे नहीं मालूम आएगा कि नहीं आएगा, बट जैसे-जैसे आप वो नहीं कर रहे हो, उसकी हम्म। प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में। जी। राइट, अब हम चलते हैं अगले ACWI। ये जो ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स है, ये 151-62 पे है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था 150 पे था। जी, फ्लैट है बिल्कुल। और जी। जबकि यूएस मार्केट स्पेशली आप देखेंगे तो न्यू हाई पे न्यू हाई जड़े जा रहे हैं वहां पे। और टेक स्टॉक्स और ये सब, नेस्डेक और S&P न्यू हाई जड़ रहे हैं। डाउ थोड़ा सा ठंडा है। क्या लग रहा है आपको ये देख के ACWI? नहीं, बिल्कुल जो हमने कहा कि जो हमारी लार्जर पिक्चर कंटिन्यूड थी और ये इतने सालों से ये जो इसका रेजिस्टेंस ज़ोन है, जो रेड वाला लाइन बना है, वहाँ सेलिंग आती है और 150 का राउंड नंबर है, उसको जब तक ये ठीक से 150, 151 का ब्रेकआउट करके इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर नहीं निकल जाता, तब तक नया बुल मार्केट नहीं कॉल करना है। हाँ, इन लाइन्स के साथ एक प्रॉब्लम रहती है क्योंकि धीमे-धीमे, धीमे-धीमे हर दिन 1 8 आना रुपया बढ़ रही हैं, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है, बट वो पिसता रहेगा इसी लाइन पे और बहुत ज़्यादा निकल नहीं पाएगा। फिर जो भी सरप्राइज़ नेगेटिव सरप्राइज़ आना है, वो देखिए लाइन से 3-4 बार वो नेगेटिव सरप्राइज़ेज़ भी आए हैं। 20-20% के करेक्शन वहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी मेरे लार्जर जो प्रोप्राइटरी सेटअप्स हैं और जो हम वेव काउंटिंग करते हैं, वो सब समझ के मुझे वो कॉम्प्लिकेशन मैं यहाँ डालना नहीं चाहता, सिंपल रखना चाहता हूँ, बट थॉट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म टॉप ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे भी आरआर नेगेटिव धीमे-धीमे होता जा रहा है। सी आज से 4 हफ्ते पहले हमने बोला था कि यूएस मार्केट इज़ वन मार्केट व्हिच कैन हिट अ न्यू हाई, वो हमें लग रहा है कि एक आखिरी हाई यूएस का बाकी है। तो वो तो हो गया एसएनपी में, नैस्डैक में भी हो गया, डाउ अभी तक नहीं लगा पाया। तो आपने वो वापस वो रेड फ्लैग पिन पॉइंट कर दिया कि 2 हफ्ते हो गए हैं, एसएनपी लास्ट 2 ढाई हफ्ते से नया हाई मार रहा है, नैस्डैक भी मार रहा है, लेकिन लास्ट 2 हफ्ते से डाउ नहीं मार पा रहा है। सो देखिए, एवरेजेस आर नॉट कन्फर्मिंग। और क्या हुआ वहाँ पे? डाउ ट्रांसपोर्ट जिसके लिए डाउ थ्योरी लिखी गई थी, डाउ ट्रांसपोर्ट सडनली 2 स्टॉक के शॉर्ट कवरिंग में डाउ ट्रांसपोर्ट ने नया हाई लगा दिया और डाउ ट्रांसपोर्ट इस हफ्ते 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट आई थिंक 15% ऊपर और 15% 30% का मूवमेंट 25 से 30% का अप डाउन मूवमेंट डाउ ट्रांसपोर्ट में हो गया, ब्रेकआउट करके तुरंत वापस आ गया। हम्म। सो ये सारी चीजें मुझे फिर रेड फ्लैग दे रही हैं कि क्या यार ये बुल ट्रैप्स ही हैं। क्योंकि आप अगर आपने एक ब्रेकआउट किया था 2024 के हाई के ऊपर, आप सस्टेन ही नहीं कर पाए, फिर नीचे आ गए। वो चार्ट मेरे पास यहाँ नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक में दिखाते हैं, बट डाउ डाउ ट्रांसपोर्ट बगल में रख के दिखाएंगे, तो ये दोनों आपस में कंफर्म नहीं कर रहे एक दूसरे को। अब जब डाउ ट्रांसपोर्ट ने नया हाई मारा, तो डाउ ने नहीं मारा। पहले डाउ 6-8 महीने से हाई मार रहा था, तो डाउ ट्रांसपोर्ट 2 साल से नया हाई नहीं मार रहा था। तो ये जो वॉलेटिलिटी, हमारे गुरुजी बोलते थे कि वॉलेटिलिटी इस तरह के वियर्ड वॉलेटाइल मूवमेंट्स आर साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दे कैन हम्म। नेवर बी साइन ऑफ एक्यूमुलेशन। ये इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर मुझे मेरा कोई स्टॉक लेना है, मुझे ही लेना है पहले, तो तब तक मैं किसी को नहीं बताऊँगा, धीमे-धीमे, धीमे-धीमे लेता रहूँगा। एक्यूमुलेशन इज़ ऑलवेज़ स्लो एंड विदाउट मच वॉलेटिलिटी, बट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ ऑलवेज़ वॉलेटाइल। तेजी, मंदी, उसमें माल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। भगदड़ में कब मैं माल देके निकल जाऊँगा, स्मार्ट मनी कब भगदड़ में माल देके निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्मार्ट मनी नीड्स वॉलेटिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट, उसको चाहिए भगदड़, ऊपर नीचे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता और माल डिस्ट्रीब्यूट करके वो निकल जाएगा। लेते वक़्त वो अपने सगे बाप को भी नहीं बताता है कि मैं ले रहा हूँ, पहले खुद लेता है, उसके बाद किसी और को बताता है। सो लेते वक़्त कोई किसी को कुछ नहीं बताता, बेचते वक़्त वॉलेटिलिटी में बेच के निकल जाता है। स्मार्ट मनी विल नेवर टेल व्हाट दे आर डूइंग। और वो जो ब्लैक बॉक्स आ गए हैं ना यूएस में, अब तो ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग जो शुरू हो गई है डार्क पूल्स, उसमें तो आपको और नहीं समझ में आएगा यूएस में कि कौन बेच रहा है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ अलाउड इन द डार्क पूल। सो पीपल हैव टू रीड अबाउट दैट आल्सो। अब तो यूएस में आपको समझ ही नहीं आएगा 1 3 2 1 क्वार्टर डेढ़ क्वार्टर के पहले कि कौन बेच गया, बिकॉज़ सारा आजकल डार्क पूल में सौदा होता है वहाँ। बड़े लोग डार्क पूल में सौदा करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी बाहर नहीं आती है। एक बड़ा ट्रेडर, उसका नाम अगर आ गया बाहर कि भाई वो बेच रहा है, तो स्टॉक वैसे ही गिर जाएगा। सो ही डज़ नॉट वांट हिज़ नेम टू कम आउट, इसलिए वो लोग एनोनिमस डार्क पूल्स में ट्रेड करते हैं, जहाँ उनका नाम इमीडिएटली बाहर नहीं आता है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद फाइलिंग में नाम आता है उनका, तब आपको पता चलता है अच्छा, ये बेच गया 4 महीने में, तब तक तो बहुत लेट हो चुका होता है। मतलब
चिड़िया खेत चुग ये गई होती है तब तक। जी। अब आते हैं अपने इंडिया 10 ईयर बॉन्ड पे, जिसकी 7.05 पे यील्ड दिख रही है और लगातार ये बढ़ती गई है। 6.5 तक थी तो लोग ठीक कह रहे थे, लेकिन स्लोली 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 अभी ये 7 को पार कर गई है। ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड टू गवर्नमेंट बोरोइंग, और गवर्नमेंट को अगर 10-15 लाख करोड़ की बोरोइंग करनी, जो बजट में एक्सपेक्ट बताया था उन्होंने, तो आप हुँ, सोचिए उनके लिए कितना महंगा पड़। सबसे बड़े बोरोवर सरकार है, सबसे बड़े लिटिगेटर सरकार है, सबसे बड़े लैंड होल्डर सरकार है, यानी सरकार सबसे बड़ी बहुत सारी चीजों में है, तो उनके लिए महंगा हो गया। अच्छा, आरबीआई कुछ ना करे तब भी ग्राउंड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला गया है, ऑलरेडी महंगा हो चुका है, और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अब है तो है, अब मैं मुझे मत दोष देना कि यार ये लोग हमेशा इसी बातें करते हैं, मैं क्या करूं, सारे रेड फ्लैग एक साथ दिख रहे हैं। तो इसको इसको जी। चार्ट पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये कैसा दिखेगा? देखिए, एक चार्ट मैंने ट्वीट किया था यूएस 10 ईयर पे तकरीबन आई थिंक 18-20 महीने हो गए होंगे, उससे ज़्यादा हो गए होंगे क्योंकि वो ब्रेकआउट वहाँ हुआ था यूएस 10 ईयर का। तो यहाँ तो डेटा 1998 से तो वही दिखाना पड़ेगा, वहाँ तो 1980 से भी डेटा था। यही सेम 40 साल मतलब आप 40 साल का एक बेयर मार्केट बॉन्ड यील्ड्स में था, जहाँ यूएस की बॉन्ड यील्ड कुछ आई थिंक 14-15 वाली नीचे में 0 हो गई ऑलमोस्ट ना, 2.25 0 तक चली गई। वो हम्म 40 साल का बेयर मार्केट यूएस 10 ईयर ने 2 ढाई साल पहले का ब्रेकआउट किया उसमें से और फिर देखिए वो 2 सवा 2 का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए? उसके बाद हम पहुँच गए सवा 4 साढ़े 4 5 तक भी गए एक बार ऑलमोस्ट। हम्म तो वैसा ही ब्रेकआउट देखिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि जितना भी इसमें डेटा है इस वेबसाइट पे और जितना भी 10 ईयर का डेटा है हम अज़्यूम करके चल रहे हैं कि भाई ये डेटा ऑथेंटिक उनका है बड़ी वेबसाइट है और डेटा सही सोर्सेज़ से लाई है और इससे हमारा आज तक काम चल ही रहा है मतलब जो भी दे रहे हैं तो कहने का मकसद ये है कि 1998 तो आपके 28 साल जो भी डेटा 28-30 साल का ये है, इसका ब्रेकआउट हो रहा है। और अगर हम्म ये बेयर मार्केट बॉन्ड यील्ड का बेयर मार्केट अगर खत्म हो रहा है और ये बुलिश कंसोलिडेशन में से निकल रहा है, तो 30 साल का ब्रेकआउट आपको क्या लगता है 3 महीने और 30 दिन में खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, अगर ये ब्रेकआउट हो गया इसका असर 3, 4, 5 साल तक चलेगा, क्योंकि 30 साल का ब्रेकआउट और यूएस का ऑलरेडी वो असर दो ढ और यूएस के ब्रेकआउट में भी यही बोला था कि भाई 40 साल का ब्रेकआउट है, 5-8 साल चलेगा। तो आज तक तो वो असर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाँ से बोला था बॉटम से वहाँ से तकरीबन 3 साल निकल गए हैं, जहाँ से वो ब्रेकआउट हुआ ढाई 3 साल निकल गए हैं। मुझे लगता है यूएस का तकलीफ अभी बॉन्ड यील्ड्स का और 2 ढाई साल बाकी है। वहाँ और हम्म एप्रिसिएशन बाकी है, तो वहाँ मेरा टारगेट अगर आप यूएस बॉन्ड यील्ड का मेरा टारगेट पूछें अगले 18-24 महीने का तो मुझे लगता है 5.5-6 तक की भी जगह है वहाँ पे भी। और यहाँ अगर आप मुझे पूछें तो मैं काफ़ी दिन से अपने नोट्स में भी ये मेंशन कर रहा हूँ कि 8.5-9 तक की भी मुझे यहाँ 18 महीने में जगह लगती है और वो ब्रेकआउट अब ये हो गया है। तो भाई जो मेरे को पहले लग रहा था साल भर से, वो तो अब ज्ञात हो गया ना कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो मजाल नहीं है कि ये रुके। ये एटलीस्ट 2 ढाई साल, 3 साल ये आपको तकलीफ देके जाएगा। इट्स अ वेरी बिग थिंग। हाँ, अब देखते हैं कि इस लाइन पे फेलियर होता है कि नहीं। तो अब इतनी बड़ी लाइन है 30 साल की, तो आप इसको दे हम्म दीजिए 3-4 हफ्ते। इसको भी दे दीजिए 3-4 हफ्ते डिसाइसिवली ब्रेकआउट करने के कि नहीं करने के। बट लास्ट 2 हफ्ते से तो बार-बार इसके ऊपर जा रहा है। ये मंथली चार्ट है वीकली चार्ट है सॉरी। तो लास्ट 2 ढाई हफ्ते से बार-बार इसके ऊपर जा रहा है, बार-बार इसके ऊपर जा रहा है। तो मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं तो 7.5 7.75 तो आप ये 3 महीने में नहीं ढलकने जाएँ, ऐसा मेरा अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में मानना है। 3 महीने में पौने 8 ये आप कहीं अगर आ गए, तो ये हम्म ब्रेकआउट भी कन्फर्म हो जाएगा और ये पेन अगले 3 साल के लिए आपको झेलना है। ये कोई 3 महीने में खत्म होने वाला पेन नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट हो गया। तो पहले ये दिमाग में एकदम क्लियर कर लें एंड राइजिंग बॉन्ड यील्ड मुझे नहीं लगता कि बाजार के लिए कोई अच्छा संकेत लेके आएगी। शायद इसीलिए 2 हफ्तों में क्योंकि ये ब्रेकआउट दिखने लगा है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बेयर्स हैव कम डाउन। बेयर्स श्योर हम्म हो गए हैं। इस अब तो 26 आने की भी गुंजाइश कम है। 0 कुछ नहीं होता है इस मार्केट में प्रोबेबिलिटी में। बट गुंजाइश कम हो गई तो लोग 24 में भी बेच रहे हैं, 24,500 में भी बेच रहे हैं। उनको लग ही नहीं रहा कि अब 26 आएगा। तो कहते हैं भाई यहाँ से भी बेचो। तभी तो इस महीने इतना बेच दिया 24 के आस-पास। नहीं तो अगर हम्म उसको लगेगा कि 26 आने वाला है, तो काहे को बेचेगा वो 1 लाख करोड़ का माल 24 साढ़े 24 में, अगर 26 आने वाला है। तो शायद ट्रू। उनको ऐसा लग रहा है कि 26 भी नहीं आएगा, यहीं से बेचो। और ये चार्ट वो संकेत दे रहा है कि भाई ये वो लोग क्यों बेच रहे हैं। क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स में ब्रेकआउट इंडिया का मुझे लगता है आने वाला है और इमीडिएट टारगेट मेरा 7.75 का है
18 महीने के टारगेट मेरे 8.5 पौने 9 तक के भी हैं। तो वो आई थिंक वो लास्ट का ये जो 1.5 पॉइंट का पेन है ना, ये आपको बहुत पेन देगा 8.5 तक, अगले 12-18 महीने में। एक चीज और है इसमें सर्वेन, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर वाली वो 4.4142 के आसपास पहुंच गई है। जी, 3.5 के ऊपर जब तक वो बना हुआ है तब तक एफआईआई इधर पैसा नहीं डालेगा। जब उसको उधर मिल रहा है 4.5% फ्री फंड जी, का, बिना कुछ काम जी, किए हुए, और हर जी, इंसान की मूल प्रवृत्ति आलस की है, तो मैं जी, क्यों मेहनत करूं, क्यों काम करूं, क्यों इतना दिमाग लड़ाऊं जब मुझे फ्री में इतना पैसा बन रहा है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि यूएस का बॉन्ड यील्ड अगर इतना ऊपर रहेगा तो पैसा इधर नहीं आएगा, उधर 3.5 के नीचे जाएगा तो इधर फिर वो दुनिया भर के बाजार में ढूंढेंगे। अभी तो उनको ऐसे ही बन रहा है पैसा, तो इधर और बेच के जाएंगे और हमारी बॉन्ड यील्ड जा रही है। अच्छा, इसका और रिपरकशन देखिए आप, करेंसी, चलो तो पहले आगे करेंसी पे ही चलते हैं। ये जेपीवाई का है। नहीं, नहीं, ये पॉइंट बहुत अच्छा आपने रखा कि मुझे तो अभी भी नहीं लगता कि चा 370 380 के नीचे यूएस जाएगा और हाँ। 5 सवा 5 5.5 तक भी जगह है यूएस यस। 10 ईयर में भी। तो इसीलिए यूएस मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मैं इतना सारा मेहनत करूँ और ये मैं पैसा लेके जाऊँ, वहाँ मैं करेंसी में लॉस करूँ, पोर्टफोलियो पे लॉस करूँ और करेंसी मैनेजमेंट में भी लॉस करूँ। तो फिर इससे अच्छा जैसे आपने बोला कि मैं अपनी मदर कंट्री में ही पैसा डाल दूँ ना, 5-6% मिल जाएगा, 5% तो क्या है? टाइम बीइंग के लिए पैसा यूएस में पार्क, जब तक ईएम्स में प्रॉब्लम रहेगा, तब हम्म। तक टाइम बीइंग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा यूएस में पार्क हो रहा है और फिर देखते हैं, फिर एलोकेशन मॉडल में यूएस का कहीं टॉप बनेगा, ईएम्स कहीं अंडर परफॉर्म कर चुके होंगे, फिर वो रोटेशन वापस यूएस से ईएम्स में आएगा जब ये बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हो जाएँगे, मतलब अपना टॉप बना लेंगी। तो मुझे वो ट्रैजेक्टरी एटलीस्ट 6-12 महीने बाद ही लग रही है। तो मैं अब 2024 से ही टाइमलाइन लेके चल रहा हूँ ऑफ 26 एंड। तो अभी मेरे को लगता है कि और 6 से 7 महीने और पेन बाकी है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। सो आई एम नॉट अ बुल, जैसे मैंने बोला ना, आई एम नॉट अ बुल टिल सितंबर अक्टूबर दो 2026। देखिए, हम लोग भी डिस्कस करेंगे जापानीज ये इनकी जो 157 पे आ गया, लास्ट फ्राइडे तक 160 पे था ये। जी, इंडियन करेंसी को आप देखिए 95 पे चल रही है, $1 का भाव जी, 95 रुपए। इसी अप्रैल के महीने के शुरुआती हफ्ते में आप देखिए आरबीआई जब ये 95 गया था तो आरबीआई ने बहुत सख्त कदम उठाए थे कि भारतीय बैंकों को रुपया शॉर्ट करने और डॉलर लॉन्ग करने से मना किया। भारतीय बैंकों जी, ने एक स्मार्टनेस दिखाई कि उन्होंने अपना ये सारा सौदा अपने फॉरेन ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया। तो आरबीआई दोबारा लेके आया कि नहीं नहीं, आप ये बुक को इधर उधर नहीं कर सकते। उसके बाद जी, रुपया टूटा और 92 तक गया, 92 से 95 फिर वो एक मतलब विद इन मंथ अप्रैल के अंदर ही फिर 95 पे रुपया आ गया। तो जी, इंडियन करेंसी में भी आप देखिए वही ट्रेंड दिख रहा है जो बॉन्ड यील्ड में दिख रहा है। तो यानी इकोनॉमी साइड में, मैं इसको अंडरलाइन करके बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए आप इक्विटी मार्केट वालों, इकोनॉमी में कुछ दिक्कत हमको दिख रही है कि बॉन्ड यील्ड इतनी ऊपर जा रही है, करेंसी आपकी वीक हो रही है, जीएसटी नंबर 2 लाख करोड़ आ गया तो लोग नाच रहे हैं कि बहुत बड़ा नंबर आ गया। नहीं दोस्त, उसको रीलुक करना पड़ेगा हमें। तो ये जो अब जेपीआई है, देखिए इसमें क्या, तो बॉन्ड करेंसी का जो अनवाइंड ट्रेड होता है जापानीज येन का, वो शायद अभी ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि अभी काफी ऊपर है ये, लेकिन 60 से 57 सीधे आया है। अब इस पे चार्ट पे बोले आप व्याख्या करिए, फिर मैं फंडामेंटल बताऊंगा। यहाँ पे जैसे मैंने बोला येन कैरी ट्रेड हमेशा एक तलवार लटकती रहती है और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है। इसको भी लोग ट्रोल करने आ जाते हैं बट करें, कहने का मतलब है पहले आपको ग्लोबल सिस्टम समझना पड़ेगा कि येन कैरी ट्रेड भी एक हमारा शॉर्ट टर्म ही 3-6 महीने है, हमारा मीडियम टर्म 9-12 महीने है और हमारा लॉन्ग टर्म 12 महीने प्लस होता है। तो जिसको हमें समझना है कि जैसे वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि भाई आपको समझना है तो फिर आपको समझना पड़ेगा। मतलब वैसे हम समझ में आते नहीं क्योंकि हम 12-18 महीने से कम का व्यू पहले देखते नहीं है और पब्लिक लगी हुई है वीकली एक्सपायरी में और मंथली एक्सपायरी में, उसको मेरा व्यू कहाँ से 12-18 महीने वाला समझ में आएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इसके पहले भी येन हमने 150 153 जब चलता था तब उस समय एक बार बोला था, जब बाजार में प्रेशर भी उसके बाद आया कि 128 तक जाएगा, एक प्रेशर आ जाएगा 120 125 का। वही हमें फिर हमको दोबारा फिर उसने वो हाई निकाला। तो 160 से भी फिर हम यही बोल रहे हैं कि भाई बस इसका अब कैप है। 158 160 इसका कैप है और आप देख लीजिए ऐसा हमारे कहने से नहीं, वो 2023 के बाद जा ही नहीं पा रहा है। 23-24 के बाद आज 26 आप आ गए, कहाँ निकाल पा रहा है करेंसी 160, ठीक है? तो उसका एक बेस बन गया 140 से 160। तो पहला तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह का ये वीकली रिवर्सल आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आरआर नेगेटिव हो चुका है। जो मैं निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, वही मैं यहाँ बोल रहा हूँ। इसका आरआर नेगेटिव हो गया है।
ये तकरीबन अब मुझे लगता है कि जब तक 161-62 डिसाइसिव नहीं निकालता तब तक ये आपका फिसल जाएगा टुवर्ड्स 140। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा इवेंट होगा। 15% के करीब येन में एप्रिसिएशन मुझे नहीं लगता बाजार पचा पाएगा। और दूसरा मुझे रिस्क लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि येन और डॉलर बहुत छोटे पीरियड के लिए, वैसे तो दोनों इन्वर्सली कोरिलेटेड है काफ़ी हद तक, बट छोटे-छोटे 3-3 महीने के पीरियड के लिए बीच-बीच में जब आप दुनिया देखेंगे उनको, कभी-कभी साथ में चलते हैं, तो वो तो डबल वैनी होता है। तो अगर दोनों साथ में गलती से एप्रिशिएट हो गए, मतलब डॉलर भी 3 महीने एप्रिशिएट हो गया और येन भी 3 महीने एप्रिशिएट हो गया और दोनों कैरी करेंसी में प्रेशर आ गया, जो मैंने ट्वीट भी किया, तो कहाँ जाएँगे आप? कहाँ मुँह छुपाएँगे? कहीं नहीं छुपा पाएँगे मुँह, तो फिर आपको औंधे मुँह गिरना है। तो अलर्ट रहिए, ये सारे रेड फ्लैग खड़े हो रहे हैं कि औंधे मुँह नहीं गिरे, इसलिए ड्राई पाउडर कॉशियस अप्रोच और थोड़ा डर के काम कर लेने में बुल्स के लिए कोई बुराई नहीं है, उससे कोई छोटा नहीं हो जाता है। थोड़ा-सा एक बैक स्टेप ज़िंदगी में ले लेने से कोई छोटा-बड़ा नहीं हो जाता है। तो आप पहले करंट सिचुएशन को समझिए, थिंग्स आर नॉट दैट रोज़ी, ठीक है? वो हम्म, लग रहा है सबको, लेकिन उतना रोज़ी दिख नहीं रहा मैक्रो टेक्निकल पिक्चर। आई एम नॉट सेइंग मैक्रो फंडामेंटल पिक्चर, मैक्रो टेक्निकल पिक्चर्स ऑफ कमोडिटीज़, बॉन्ड्स ये इक्विटी के फेवर में फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। दोनों कैरी करेंसीज़ मेरे हिसाब से हार्ड हो सकती हैं, हार्डन हो सकती हैं। जी। और देखिए, उनके उनके हम्म, सेंट्रल बैंकर ने क्या बोला? 1.8 से सीधा सीधा 2.8 तो इन्फ्लेशन एग्जैक्टली। रेट तो ये आपका ऑलमोस्ट 70% उधर हो गया और जीडीपी को 1 से 0.5 कर दिया जीडीपी ग्रोथ को सीधा आधा और इन्फ्लेशन सीधा ऑलमोस्ट 70% ट्रैक्शन बढ़ा दिया 1.8 से 2 सॉरी हाँ 1.6 से 2.8 समथिंग देयर अबाउट्स। तो आपका सेंट्रल बैंक इतना हॉकिश हो चुका है, ये करेंसी अब ये 60-62 कहाँ से निकालेगी? मुश्किल है। और अगर ये लोग वापस से इसको नहीं ट्वीक कर अगर वापस से कुछ करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक सेंट्रल बैंकर्स को भी कई जगह पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जापान का सेंट्रल बैंकर एक तो कुर्सी की चेंज बहुत हुई है और लोगों ने बोल जी। के भी नहीं किया है अभी तक। ज़्यादा हॉकिश नहीं हुए, लेकिन इस बार 3 लोगों ने बोला है कि भाई बढ़ाइए 4 सचिन, आने से 1 पे लाइए। जी, इंटरेस्टिंग ये है कि नॉट ओनली जापानीज सेंट्रल बैंक, आप जापानीज देखिए, यूरोपियन देखिए, यूएस अभी फेड के चेयरमैन ने अभी बोला है कि इन्फ्लेशन का प्रेशर है, वो देखिए, इंडिया में जी, देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखिए, न्यूजीलैंड में देखिए। मैं तो रोज सुबह जब मॉर्निंग लाइव शो करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स को पढ़ता हूँ कि कल उन्होंने क्या बोला। तो चूंकि लास्ट वीक ज्यादातर लोगों के रेट इंटरेस्ट पे फैसले थे, तो सबकी कमेंट्री आई और सबके इन्फ्लेशन एब्सोल्यूट टर्म में वहां भी देखेंगे तो 50, 60, 60, 70, 70% हायर टारगेट दिए उन्होंने। और वो उसका रीजन है भाई, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, सबके यहाँ सप्लाई इशू है, तो इन्फ्लेशन राइजिंग मतलब फिर तो ये रेट हाइक की संभावना बनी रही। जुलाई में उन्होंने कहा है, हम लोग कहाँ पहुंच गए मई में, जून जुलाई 1.5 महीने बाद जापान को रेट बढ़ाना है ऐसा उन्होंने बोला, पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे क्या है, लेकिन तकलीफ तो दिख रही है। और जीपीवाई में नहीं हो तो अच्छा है यार, मैं तो मनाऊंगा कि 170 चला जाए, ये हमारा धंधा इसे चलता रहे, लेकिन पता नहीं क्या होगा। तो देखिए, हमारे जो पॉडकास्ट सुनते होंगे पहले से, हम तो जब क्रूड 70-80 था तब से बोल रहे हैं, क्रूड विल बी इन्फ्लेशनरी। वॉर तो बाद में हुआ है। यस। एनी हाउ वॉर हुआ नहीं हुआ उससे में कोई लेना देना। हाँ, वी हैव बीन पॉइंटिंग आउट दैट क्रूड विल बी इन्फ्लेशनरी फ्रॉम लाइक 70-80 के लेवल से ही, जब सेंट्रल बैंकर्स कुछ बोलने भी नहीं आए थे। तो चार्ट्स विल ऑलवेज टेल यू 1 टू 2 क्वार्टर्स इन एडवांस। न्यूज़ हमेशा बाद में आता है। क्रूड पहले बॉटम आउट हो गया 6-12 महीने पहले, वॉर बाद में हुई। तो न्यूज़ ऑलवेज कम्स आफ्टर द प्राइस हैज़ मूव्ड। तो न्यूज़ हमेशा लैग करता है प्राइस को। तो हम तो हमारे पॉडकास्ट जो सुन रहे हैं उनको तो हम पहले से ही वार्न कर रहे हैं। फिर अभी भी हमने बोला बीच में भी, ये तो सेंट्रल बैंकर्स आज बोल रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं, क्रूड की बास्केट जो आपको पहले 60-70 में मिल जाती थी, मतलब ब्रेंट आपको 60-70, 60-70, 60-70 2 ढाई 3 साल मिला, वो अब आपको 90 के नीचे नहीं मिलेगा, 85-90 के नीचे। तो ऑटोमैटिकली आपका बेस 33% बढ़ गया ना। तो यस। आप 30-30% आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। आपकी एनर्जी प्राइसेस गोइंग अप बाय 30% ग्लोबली, कैसे नहीं बढ़ेगा आप इनके? इट्स अ नो ब्रेनर। सेंट्रल बैंक के बोलने का आप वेट कर रहे थे क्या कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा? तब तक बहुत लेट हो चुका है। तो ये तो बहुत बैंकर्स तो हमेशा लेट आएँगे ना, वो तो सारा डेटा-वेटा लेके जब श्योर हो जाएँगे तब बोलेंगे। बट इट वाज़ अ नो ब्रेनर 4 मंथ्स बैक, 5 मंथ्स बैक और हमारे लिए तो 12 महीने बैक कि क्रूड विल बी इन्फ्लेशनरी। ये सारा कुछ फसाद क्रूड का खड़ा किया हुआ है और यस। क्रूड अब आपको तकलीफ देके जाएगा आगे चल के। क्रूड अब मुझे वही है, मैं क्या ब्रेंट अब 80-85 के नीचे नहीं है और असली डब्ल्यूटीआई कल्प्रिट क्रूड ही है, ये कच्चा तेल हाँ, ही है जो सारा नौटंकी। सिंगल कमोडिटी विच कैन शेकन द ग्लोबल इकोनॉमी, ओनली या कमोडिटी है।
गोल्ड बढ़ता यस। घटता रहे, उससे इकोनॉमी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होती। क्रूड में अगर कुछ हुआ, अब आप देखो खाली क्रूड के दाम बढ़े, पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर परेशान, सब बेचारे सेरेडॉन खाते होंगे रोज शाम को, सर दर्द हो जाता है कि यार करें क्या, समझ नहीं आ रहा, घटाएं कि बढ़ाएं क्या है। तो ये थी गुरु आज की चर्चा, और इसमें क्विकली हम आपको दिखा देते हैं कि ये डिस्क्लेमर है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और कोई भी ट्रेड आप करते हैं तो अपने मन से करें, अपनी जिम्मेदारी भी करें, अपने एडवाइजर से पूछ करें। और ये मैंने मिड वीक में एक इकोनॉमिक वर्ल्ड वॉर शो बनाया था कि कैसे क्रूड ऑयल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला रहा है, हमारी इकोनॉमी का इम्पैक्ट है, इसको देख लीजिएगा समय निकाल के। एक हमने नया सीरीज शुरू की है, सेक्टर को कैसे समझें, तो एफएमसीजी सेक्टर पे भी एक शो डाला है, उसको भी याद है। ये सब स्ट्रीमिंग है। और कुछ लोगों को पॉलिटिकल दिलचस्पी होगी कि बंगाल में क्या होने वाला है, तो एग्जिट पोल आ चुके हैं, पता नहीं कौन जीतेगा, वो तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन जो भी जीतेगा वो क्यों जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या टीएमसी जीतेगी, वो क्यों जीतेगी, इसका हमारे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस हम लोगों ने किया है। और जो ये सज्जन दिख रहे हैं जिनकी शक्ल, सज्जन कुमार की, ये पूरा बंगाल घूम के आए हैं और बहुत रियलिस्टिक एनालिसिस हम लोगों ने किया कि जो भी जीतेगा वो क्यों जीतेगा। तो इसको भी आप देखिएगा, मजा आएगा। फियर फैक्टर्स नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि द ओनली फैक्टर विच इज ड्राइविंग द पश्चिम बंगाल इलेक्शन, तो प्लीज वॉच इट। तो ये थी कुल चर्चा। सरवेन जी एक बहुत 30 सेकंडर समरी बताइए अगले हफ्ते के लिए, फिर शो खत्म किया जाए। ये मैं तो हमेशा स्टिक और नेक आउट करके स्टांस मैंने ले लिया है, और मैंने कहा ना कि वो 3 हफ्ता मैंने दिया था बाजार को वेट एंड वॉच टाइम कि भाई चलो, जैसे आपने बोला ना बेनिफिट ऑफ डाउट, कि आप निकाल लो, ये लेवल्स निकल जाएं, रुपी गिर जाए, या जापानीज येन जैसे 170 हो जाए। हम भी चाहते हैं कि भाई क्यों हमारा देश का रुपया 100 हो, छीछा लेदर सब जगह होगी। लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है ना, दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। तो जो दिमाग बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड आरआर फिर से नेगेटिव हो गया। अब बेयर्स उतर आए हैं नीचे, दे आर रेडी टू सेल 10% लोअर एवरीवेयर, मतलब एटलीस्ट हियर इन इंडिया। और वो बेचने को रेडी है, हर चीज थोड़ा नीचे में भी बेचने को रेडी है। सो जो गार्ड है ना, उन्होंने लोअर करके और बेयर बुल की टेरिटरी में घुसते जा रहे हैं। तो कब्जा करते जाएंगे, पहले 24 पे करेंगे, फिर 22 पे करेंगे। सो अभी तो फिलहाल 21,522 के नीचे नहीं सोच रहे हैं। बट बट गॉड फॉरबिड कभी 21,300 21,500 वाला जोन टूटा, तो बेयर्स विल बी इन टोटल कंट्रोल ऑफ द लॉन्ग टर्म ट्रेंड आल्सो, मतलब ऑफ द लॉन्ग टर्म रिसीव आल्सो। अभी तो हम कह रहे हैं चलिए मीडियम टर्म वाली रेंज है 18-24 महीने की, उसी में जी। एक रेंज में घूम रहा है। वैसे तो है लॉन्ग टर्म ही 2 साल, बट किसी कारण से अगर वो 21,500 टूटा, Bears will be in total control. Bulls will be at a loss of words and loss of game, क्योंकि उसके बाद उनके पास कुछ है नहीं डिफेंड करने के। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ, बुल्स को अपने सर्वाइवल के लिए 21,500 22,000 इस बार डिफेंड करना ही पड़ेगा। अगर आया तो, नहीं किया तो गेम ओवर, तो गेम ओवर। या चलो देखते हैं क्या होता है। अगले हफ्ते भी काफी चीजें डिस्कस करने को रहेंगी, और मंडे को ही चुनाव के परिणाम भी आएंगे। तो हालांकि मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूं कि स्टेट इलेक्शन का जीरो इम्पैक्ट होता है अपने मार्केट पे, केवल नेशनल इलेक्शन जो होते हैं, यूनियन इलेक्शन जिसको बोलते हैं, उसका असर होता है, लेकिन राज्यों का नहीं होता। कुछ एक राज्यों के इलेक्शन होता है, जैसे महाराष्ट्र का है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, या गुजरात का है, तो थोड़ा बहुत हो, वहाँ कंपनी बहुत है, सब है। लेकिन अदरवाइज लार्जली स्टेट इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। वो उसी दिन आप 1-2 घंटे मजे ले लोगे, लेकिन आप फिर दोबारा मंडे को दिन में एक बार ये शो देख लेना कि फंडामेंटल्स चेंज हुए कि नहीं हुए, क्योंकि असली गेम यहीं पे है। बाकी इलेक्शन इलेक्शन आते जाते रहेंगे। सो सरवन जी थैंक यू सो मच। और आज थोड़ा हम लोग लंबा शो इसलिए गया क्योंकि बहुत बहुत नमस्कार सारे मैक्रो फैक्टर्स को डिस्कस करना था। होपफुली लोगों के जी। काम आएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।